हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मकान। दोस्तों, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस के लिए क्षार सूत्र एक बहुत ही सेफ, बहुत ही इजी, इकोनॉमिक और लो रिकरेंस रेट का ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग डे केयर में परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है, एंडोक्टल डिजीज में जब भी सर्जरी परफॉर्म होती है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे एनल स्टेनोसिस या स्ट्रक्चर का बनना, मतलब मल द्वार का कड़ा हो जाना या सकरा हो जाना, या मल को ना रोक पाना, जिसे हम लोग इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, फीकल इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत इसके संभावित कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जब भी हम लोग छारसूत से इस तरह की पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोगों को इस तरह के कॉम्प्लिकेशन लगभग नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे समाज में और हमारे आसपास फैली जो भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं और छारसूत को लेके बहुत सारे सवाल हैं, उसका हमें बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक जो उत्तर है वो नहीं मिल पाता है। इसी लिए हम छारसूत जैसी अच्छी और बहुत ही साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति को अपना नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में इसको लेके भ्रम रहता है, इसीलिए हम छारसूत से अपना पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने छारसूत्र और छारसूत चिकित्सा पे आधारित प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि इस पे जो संभावित प्रश्न हैं उनके बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक जो उत्तर हैं उनको दे सकें, ताकि आपके मन में कहीं भी कोई भ्रम, सवाल या कोई भी कंफ्यूजन छारसूत ट्रीटमेंट को लेकर ना रह जाए। और जब भी आपको आपके आसपास या आपके किसी रिलेटिव को पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोनेडल साइनस जैसी समस्या हो या रोग हो, तो आप बेझिझक छारसूत जैसी सरल चिकित्सा पद्धति को चुन सकें और बहुत ही आसानी से इस तरह के रोगों से निजात पा सकें। दोस्तों, इसी सीरीज में आज का हमारा 15वां सवाल है कि छारसूत चिकित्सा के संभावित दुष्प्रभाव और उससे निपटने के उपाय क्या हैं। दोस्तों, कोई भी जब भी हम किसी ट्रीटमेंट मॉडलिटी की बात करते हैं तो अगर हम उसमें प्रोज होते हैं तो उसमें कॉन्स भी होते हैं। ऐसे ही छारसूत चिकित्सा में हम लोग अगर संभावित जो दुष्प्रभाव है उसको अगर हम लोग देखें तो ये दो रूप में हो सकते हैं। या तो जब भी प्रोसेस परफॉर्म किया गया है तो जो भी चिकित्सक इसको परफॉर्म कर रहा है या तो उसने बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं किया है, कहीं ना कहीं कोई इसमें कमी रही है, या दूसरा पेशेंट के लेवल पे हम लोग देखते हैं जो भी चीजें हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी पेशेंट को चीजें गाइडलाइन बताई जाती है, अगर उसको गाइडलाइन को पेशेंट नहीं फॉलो करता है तब भी इस तरह के चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इसको हम लोग मेनली जो इसमें संभावित जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको हम लोग दर्द के रूप में देख सकते हैं, सूजन या लाली मतलब इन्फ्लामेशन के रूप में देख सकते हैं, संक्रमण या इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन के रूप में देख सकते हैं, या हम लोग डिस्चार्ज के रूप में देख सकते हैं। और कई बार हमको लगता है कि छारसूत थोड़ा सा स्लो है, या जो इसका ये जो उपचार की तरीका है ये थोड़ा सा स्लो है, या जैसे हम लोग रिकरेंस की बात करते हैं तो छारसूत में रिकरेंस लगभग ना के बराबर होता है। फिर भी ऐसे हाई एनल फिस्टुला जो होते हैं उसमें कई बार हम लोग जो रिकरेंस है उसको नोट डाउन करते हैं, और यही इसके संभावित दुष्प्रभाव होते हैं। और अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। कई बार जैसे अगर हम लोग पाइल्स की या हेमोरॉइड की बात करें, अगर जब भी इसका हम लोग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं छारसूत लाइगेशन का, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो स्किन का कंपोनेंट है उसको लाइगेशन में इन्वॉल्व कर लिया, या जो प्रॉपर मेजर हम लोग लेते हैं, जैसे एक हल्का सा हम लोग सुपरफिशियल इंसिजन लगा के स्किन का कंपोनेंट लाइगेट करते हैं, अगर वो नहीं किया गया है तब हम लोग को हेमोरॉइड में बहुत सीवियर पेन होता है। या कई बार एनल फिस्टुला में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, या हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा कोटिंग वाला जो छारसूत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग छारसूत को यहाँ पे अप्लाई किया या बहुत ही टाइट कर दिया है, तब भी ये दर्द का कारण बनता है। ऐसे ही अगर हम लोग पाइलोनेडल साइनस को देखें तो पाइलोनेडल साइनस में अगर हम लोगों ने दोनों ओपनिंग को बहुत अच्छे से वाइड नहीं कर रखा है, कहीं भी डिस्चार्ज रुक रहा है, या इसमें भी छारसूत्र का अगर पोटेंसी ज्यादा है या स्ट्रेंथ ज्यादा है, तब भी हमको बहुत सीवियर पेन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम लोग फिशर में सेंटिनल टाइप को लाइगेट करते हैं, चूंकि ये स्किन का कंपोनेंट है और यहाँ पे सोमेटिक सप्लाई होती है, तो ये भी सीवियर पेन का कारण बन सकता है। ऐसे ही इन्फ्लामेशन हमेशा
या ज्यादातर हम लोग को इन्फेक्शन के साथ दिखाई पड़ता है। अगर पेशेंट लेवल पे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो रही है और हम लोग अपने मलद्वार उसके आसपास की त्वचा को बहुत साफ सुथरा नहीं रख रखे हैं, या जो हम लोग का फिस्टुला का ट्रैक है वो हम लोग प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, मलत्याग के समय अगर हम लोगों ने हेमोरॉइडल मास को लाइगेट कर रखा है तो अंदर जो क्षारसूत्र होता है उस पे मल आके लग जाता है। अगर वो क्लीन नहीं हो रहा है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और हम लोग को रेडनेस और इन्फ्लेमेशन दिखाई पड़ता है। और डिस्चार्ज, जब भी हम लोग नया क्षारसूत्र चेंज करते हैं तो हम लोग को 1-2 दिन फिस्टुला में डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वो उसका स्वाभाविक रूप है। जब भी हम लोग नए क्षारसूत्र को लगाते हैं तो अंदर जो भी डिब्राइडमेंट वो करता है उसकी वजह से हम लोग को डिस्चार्ज बढ़ता है। तो कई बार पेशेंट के लिए ये नई चीज होती है, लेकिन हम लोग रोज इस चीजों को देखते रहते हैं तो ये लगभग नॉर्मल ट्रीटमेंट का ही पार्ट होता है। और एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर बहुत ज्यादा हाई क्षारसूत्र को या बहुत ज्यादा हाई कोटिंग का क्षारसूत्र यूज किया गया है तो आसपास की जो नॉर्मल जो मिकोसा है या नॉर्मल टिश्यूज है उनमें भी इन्फ्लामेशन हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन ये सारे सेफ्टी मेजर अगर हम लोग पहले से फॉलो करते हैं डॉक्टर के या चिकित्सक के लेवल पे तो हम लोगों को लगभग इसमें कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन हम लोग को ब्लीडिंग का दिखाई पड़ता है। ब्लीडिंग का जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जब भी पेशेंट हमारे पास से जाता है तो हम लोग प्रॉपर हीमोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करके ही भेजते हैं। मतलब जब एक बूंद भी हम लोग को ब्लड, जब भी हम लोग पेशेंट को अपने पेशेंट टेबल से उठता है उसको एक भी बूंद ब्लड नहीं आ रहा होता है। लेकिन कई बार हम लोग कुछ वाइगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे किसी को हेमोरॉइड का लाइगेशन किया गया है और उसने बहुत ज्यादा वजन उठा लिया या पॉटी करते टाइम उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग कर दी या उसको स्टूल बहुत हार्ड है, कॉन्स्टिपेटेड है, तब उसने बहुत स्ट्रेनिंग कर दी या काफी देर तक बैठा रह गया तो उसके जो हम लोग हेमोरॉइडल लाइगेशन करते हैं इसके मार्जिन से ब्लड की ऊजिंग हो सकती है। या ऐसे ही हम लोग एनल फिस्टुला में बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को, क्योंकि इसकी एक इंटरनल ओपनिंग होती है तो यहाँ से हम लोग को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है। तो और ऐसे ही जो फिशर है, फिशर में भी चूंकि यहाँ पे फिशर बेड चूंकि एनल कैनाल में ही होती है, इसको हम लोग चूंकि वहां से क्लीन कर चुके होते हैं। जब अगर ये सारी अगर ब्लीडिंग की जो कंडीशन बनती है वो हमेशा हार्ड स्टूल या स्ट्रेनिंग से ही ज्यादातर बनती है, बाकी हम लोग को ब्लीडिंग ऐसे नहीं होती है। तो अगर हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग रखें, हाइजीन रखें पेशेंट लेवल पे और अच्छे से हल्का खाना खाएं पिएं और जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं वो करें, बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने से बचें। और ऐसे ही डॉक्टर या चिकित्सक जो है वो जब भी प्रोसेस को परफॉर्म करें तो बहुत ही ध्यान और सावधानी से करें तो हम लोग को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलते हैं और जो हमारा ट्रीटमेंट है बहुत ही आसानी और बहुत ही सरलता से पूरा हो जाता है।